हेलो बच्चों, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन की क्लास में आप सभी का स्वागत है। आज की जो हमारी चर्चा रहेगी वो मुख्य रूप से लोक प्रशासन के क्या तत्व हैं, इस पर केंद्रित रहेगी। आज का जो टॉपिक है ये बीए पार्ट फर्स्ट के बच्चों के लिए है। उनका जो पहला पेपर है लोक प्रशासन के तत्व, एलिमेंट्स ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, उससे रिलेटेड है। यूनिट 1 हम कर रहे हैं। आज उसका सेकंड टॉपिक हम शुरू करने जा रहे हैं। तो हमारा जो आज की जो चर्चा है वो मुख्य रूप से बीए फर्स्ट ईयर के बच्चों के लिए है। तो मैं उम्मीद करती हूँ कि आप लोगों को समझ में आएगा। मैं बहुत डिटेल में आप लोगों को समझाना चाहूँगी कि आज हम क्या करने वाले हैं और बहुत ही कम चीज़ों पर हम चर्चा करेंगे। आज का जो हमारा ये वीडियो है ये मुख्य रूप से इस बात पे केंद्रित है कि प्रशासन के क्या तत्व होते हैं। इस पूरे वीडियो के बाद आप दो चीज़ों को बहुत भली भांति समझ पाएंगे कि लोक प्रशासन के क्या तत्व होते हैं, और दूसरी एक ख़ास बात है कि जो प्रशासनिक विचारक रहे हैं, तो कौन से ऐसे विचारक हैं जिन्होंने प्रशासन से संबंधित कुछ खास सिद्धांत दिए हैं कि प्रशासन के मूलभूत तत्व क्या होने चाहिए। इन दो चीज़ों पर आज की हमारी चर्चा केंद्रित रहेगी। तो आगे बढ़ते हैं बेटा, और उम्मीद करती हूँ कि आप लोगों को समझ में आएगा। यदि नहीं तो आप लोग प्लीज़ मेरे को व्हाट्सएप के थ्रू पूछ सकते हैं क्या चीज़ समझ में आ रही है, या कौन सी चीज़ और कितनी डिटेल में मैं आप लोगों को करवाऊँ। देखिए, हम लोग जानते हैं कि प्रशासन के दो मूलभूत तत्व होते हैं। देयर आर टू बेसिक एसेंशियल एलिमेंट्स ऑफ द पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन। वन इज़ कलेक्टिव एफर्ट, द फर्स्ट वन इज़ द कलेक्टिव एफर्ट एंड अनदर वन इज़ कॉमन पर्पस, यानी कि सामूहिक प्रयास। कलेक्टिव एफर्ट्स को हम लोग बोलेंगे सामूहिक प्रयास, और दूसरा है कॉमन पर्पस। सबका एक समान उद्देश्य होना चाहिए, एक कॉमन उद्देश्य होना चाहिए। तो जब हम प्रशासन की बात करते हैं तो ये दो मुख्य बिंदु हमारे सामने आते हैं। हमने शुरू में ही आपसे चर्चा करी थी कि प्रशासन कोई एक नई, आप कह सकते हो कि कार्य पद्धति नहीं है हमारे लिए। बहुत प्राचीन काल से ही हम लोग प्रशासन का स्वरूप देखते आए हैं। चाहे वो आदि मानव के समय से आप देख रहे हैं, चाहे मौर्य काल है, चाहे वैदिक काल था, चाहे मुगल काल है, डेफिनेटली इसका स्वरूप, इसका स्कोप, इसका नेचर, इसकी प्रकृति अलग अलग रही है। शुरू में ये इतनी ऑर्गेनाइज्ड नहीं थी, इतनी सुव्यवस्थित नहीं थी, लेकिन समय के साथ साथ इसमें विकास होता गया और ये और अधिक व्यवस्थित होती गई, और अपने आप में ये ग्रो करती गई, अपने आप में एक विषय के रूप में आज ये हमारे सामने है। तो लोक प्रशासन विषय के रूप में हम लोग इसे ज़रूर आज पढ़ रहे हैं, लेकिन प्रशासन या लोक प्रशासन की अगर हम बात करें तो ये बहुत पहले से, प्राचीन समय से ही हम लोग मानव समाज में इसको देखते आए हैं। चाहे वह सुरक्षा से संबंधित हो, चाहे नागरिकों के जन कल्याण से संबंधित हो, सभ्यता की उन्नति से संबंधित हो, लोक प्रशासन का ये सब चीज़ें लोक प्रशासन का एक मूलभूत भाग रही हैं, उसका एक अभिन्न अंग रही हैं। और इसकी वजह से ही, या आप ये कह सकते हो इसकी सहायता से ही, यानी लोक प्रशासन की सहायता से ही प्राचीन काल में, जैसे मैंने अभी आपसे कहा कि अलग अलग समय पर राजाओं के टाइम, या फिर अगर हम आदि मानव की बात करते हैं, जैसे और पुरानी बात है, जैसे मोहनजोदाड़ो हो गया, मिस्र या मेसोपोटामिया या चीन या यूनान की सभ्यताओं का जो विकास हुआ है, या फिर जैसे हमने अभी कहा मौर्य काल, गुप्त काल, या अगर हम यूरोप के देशों में जाएं तो चाहे रोमन साम्राज्य का निर्माण हुआ हो, इन सभी में लोक प्रशासन की या फिर प्रशासन की एक बहुत ही मुख्य भूमिका रही है। तो आज की जो हमारी चर्चा है वो मुख्य रूप से प्रशासन पर आधारित है, इसलिए हम लोक प्रशासन के विषय में तो आगे आने वाली दूसरी वीडियोस में बात करेंगे। आज हम केवल प्रशासन से संबंधित ही चर्चा करना चाहूँगी मैं आपसे। देखिए, सरकार का चाहे कोई सा भी स्वरूप हो, प्रशासन का महत्व कम नहीं होता।
है ना। सरकारें तो आती जाती रहती है, लेकिन प्रशासन एक है जो हमेशा ही कायम रहता है। इसीलिए हम लोग कहते हैं कि प्रशासन जो है, या फिर जो प्रशासन में काम करने वाले लोग हैं, उनको हम लोग बोलते हैं स्थायी कार्यपालिका। और जो पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं या फिर जो सरकारें आ जा रही हैं, उनके लिए हम लोग कहते हैं अस्थायी कार्यपालिका। स्थायी कार्यपालिका और अस्थायी कार्यपालिका के विषय में हम आगे जो क्लासेस होंगी हम लोगों की, उस पे हम लोग और विस्तार से चर्चा करेंगे। देखिए, जैसे मैंने आपसे कहा कि सरकार का स्वरूप चाहे कोई भी हो, प्रशासन का महत्व कम नहीं होता। उसका जो इम्पोर्टेंस है उसको कभी भी कम नहीं रही है, चाहे प्राचीन काल था, चाहे मध्यकाल रहा है, या आज आधुनिक युग की बात भी करें। और लोकतंत्र में तो इसका महत्व और भी अधिक है, क्योंकि सरकार की नीतियों का जो संचालन किया जाता है वह लोक सेवकों के माध्यम से ही किया जाता है, यानी आपकी स्थायी कार्यपालिका, जो कि लोक प्रशासन का अभिन्न अंग होते हैं। और यह कहने में भी कोई अतिशयोक्ति नहीं है। हम लोग कह सकते हैं कि एक देश का जो जीवन है, मीन्स उसकी जो, चाहे आप सांस्कृतिक व्यवस्था कह रहे हैं, चाहे राजनीतिक व्यवस्था कह रहे हैं, चाहे आर्थिक व्यवस्था है, चाहे सामाजिक है, कहीं ना कहीं किसी न किसी रूप में प्रशासन से संबंधित बातें उससे कहीं ना कहीं जुड़ी रही हैं। प्रशासन के गुणों के अनुरूप ही उस देश का विकास हो जाता है। मीन्स अगर प्रशासन सशक्त है, मजबूत है, विकासशील है, परिवर्तनशील है, तो कोई भी कल्याणकारी राज्य हो, उसकी हर प्रकार की व्यवस्था, चाहे वो आर्थिक व्यवस्था हो या कोई सी भी आप व्यवस्था कह सकते हैं, इवन सामाजिक व्यवस्था कहने में भी गलत नहीं होगा, क्योंकि जो स्थायी कार्यपालिका है या जो प्रशासन में जो काम करने वाले लोग हैं, वो अंततः हैं तो समाज का ही हिस्सा। तो प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से हर प्रकार की व्यवस्था कहीं ना कहीं प्रशासन से जुड़ी हुई है। और हमारे देश के लिए, यानी लोकतंत्र, ऐसे देश जो लोकतंत्र, जहाँ की सरकार का मेन स्वरूप है, उसका आधार है, ऐसे देश जहाँ पे का संविधान गणतंत्री है और विस्तृत है, बहुत विशालकाय है। आप हमारे देश का एग्जाम्पल ले लीजिए। हमारे देश का आज जो संचालन किया जा रहा है, चाहे राजनीतिक व्यवस्थाओं के हिसाब से आप कह रहे हैं या किसी भी आधार पर आप कह लीजिए, उसका मेन आधार है हमारा संविधान। तो किस प्रकार से इसको लागू किया जा रहा है, वो बहुत कुछ डिपेंड करता है कि उस देश की प्रशासकीय क्षमता कैसी है। तो किसी भी देश के अगर हम विकास की बात करते हैं, तो सबसे ज़रूरी है कि वहाँ की जो है प्रशासकीय क्षमता बहुत अधिक होनी चाहिए, बहुत अधिक अच्छी होनी चाहिए, तभी हम आगे बढ़ सकेंगे। देखिए, प्रशासन तो दोनों तरीके का हो सकता है बेटा, निजी भी होता है, सरकारी भी होता है। ये हम लोगों ने पहले भी चर्चा करी थी लास्ट वाली क्लास में, और हम आगे पुनः जैसे जैसे कहीं ना कहीं इसका जिक्र आता जाएगा, इसको और अधिक विस्तार से पढ़ते जाएंगे और कई बार रिपीट करेंगे, तो आपके समझने में भी आसानी होगी। तो हम बात कर रहे थे कि आज की हमारी जो चर्चा है उसका मुख्य बिंदु है कि प्रशासन के क्या तत्व हैं, क्या लक्षण हैं, व्हाट आर द एसेंशियल्स या फिर व्हाट आर द एलिमेंट्स ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन। जैसे कि मैंने यहाँ पर आप लोगों के सामने लिखा हुआ है, अगर आप समझ सके तो, इट हैज़, पहला वाला पॉइंट अगर आप पढ़ें तो, इट हैज़ टू वर्क विद द स्पिरिट ऑफ कॉरपोरेशन ऑफ मोर देन वन पर्सन। आई एम सॉरी बेटा, यहाँ पे मैंने देन की स्पेलिंग गलत लिख दी, THAN आना चाहिए था। एनी हाउ, तो कहने का अर्थ क्या है कि प्रशासन के जो स्वरूप है या उसकी परिभाषाएं जो हम लोग पहले चर्चा कर चुके हैं, उसके आधार पर अगर हम प्रशासन के लक्षणों की बात करें, तो सबसे पहली बात आती है कि इसमें एक से अधिक व्यक्तियों के सहयोग की भावना होती है। मीन्स प्रशासन जब भी किया जाता है, एक तो अकेला आदमी कभी नहीं करता है, उसमें हमेशा एक से अधिक आदमी होते हैं, और एक से अधिक आदमी न केवल काम करते हैं, बल्कि काम करते वक्त उनकी भावना सहयोग की होनी चाहिए, तभी वो कार्य
आसानी से हो सकता है। जैसे मैंने आपको एक एग्ज़ाम्पल मैं आपको दे के समझाती हूँ। मान लीजिए रास्ते में कोई पत्थर पड़ा हुआ है और वो हर आने जाने वाले को डिस्टर्ब कर रहा है, उससे आने जाने वालों को तकलीफ़ हो रही है। तो यदि एक व्यक्ति सोचे कि नहीं भई इस पत्थर को हटाना है, सोच तो सभी व्यक्ति रहे हैं। हर व्यक्ति आता है और अपना पूरा ज़ोर-शोर लगाकर उस पत्थर को हटाने की कोशिश कर रहा है, लेकिन अकेला आदमी नहीं हटा पा रहा। वही पत्थर अगर 3-4 लोग मिलके हटाने की कोशिश करें तो वो हट जाता है। यानी आपका क्या हुआ, अगर सहयोग की भावना है आप में तो आप किसी भी काम को कर सकते हैं। और ख़ास तौर से जब हम प्रशासन की बात करते हैं, क्योंकि प्रशासन किसी एक व्यक्ति से संबंधित नहीं है। प्रशासन जब भी किया जाता है वह बहुत सारे लोगों के ऊपर किया जाता है, बहुत सारे लोगों के लिए किया जाता है, उनके हित के लिए किया जाता है। तो जब हम हित की बात करते हैं तो इसके लिए सबसे ज़रूरी चीज़ है सहयोग की भावना। अच्छा, दूसरा ये ज़रूरी है कि प्रशासन किसी भी ख़ास उद्देश्य यानी विशेष उद्देश्य की पूर्ति के लिए किए जाने वाला कार्य है। इट इज़ द वर्क डन फॉर अ पर्पस। मीन्स प्रशासन जब भी किया जाएगा उसका कोई ना कोई उद्देश्य होगा, उसका कोई ना कोई गोल होगा, किसी न किसी काम को पूरा करने के लिए उस काम को किया जाता है। संगठन की स्थापना की जाती है, प्रशासन किया जाता है। इट मीन्स there is a certain goal or a purpose whenever we are talking about an administration। अगर हम प्रशासन की बात कर रहे हैं तो सबसे एक महत्वपूर्ण जो तत्व है वो है कि इसकी स्थापना एक विशेष उद्देश्य की पूर्ति के लिए किया जाता है, उसको अचीव करने के लिए, उसको पूरा करने के लिए किया जाता है। और एक चीज़ अगर हम थर्ड पॉइंट को डिस्कस करें तो कि ऑब्जेक्टिव ऑफ द इंस्टीट्यूशन इज़ डिफरेंट फ्रॉम द ऑब्जेक्टिव ऑफ इंडिविजुअल्स। इसका अर्थ ये हुआ कि जो संगठन का उद्देश्य है और जो संगठन में काम करने वाले लोग हैं उन लोगों का उद्देश्य अलग अलग होता है। इसको आप यूँ समझ सकते हैं कि जैसे मान लीजिए आपका कॉलेज है, अब कॉलेज में का उद्देश्य क्या है, जो स्टूडेंट्स आ रहे हैं उनको शिक्षा देना। कॉलेज की अगर हम बात करते हैं तो संगठन जो है उसका उद्देश्य तो ये है कि लोगों को कैसे शिक्षित किया जाए, आप लोग जो आ रहे हैं उन लोगों को कैसे बताया जाए। जबकि जो हम काम करने वाले लोग हैं, मीन्स जो लेक्चरर्स हैं, उनका मेन उद्देश्य क्या है कि भाई हमको रोज़गार मिल रहा है, हमको तनख्वाह मिल रही है। लेकिन हम वहाँ पे जब काम कर रहे हैं तो हमारे काम करने का ढंग ऐसा होना चाहिए कि हम जो संगठन का उद्देश्य है उसकी पूर्ति हो सके। मैं डेफिनेटली एक रोज़गार के लिए आपके कॉलेज में लगी हुई हूँ या मेरा उद्देश्य कि हाँ भी ठीक है मेरे को नौकरी मिलेगी, पैसा मिलेगा, लेकिन वहाँ पर उसको कब किया जाएगा, जब मैं अपना काम पूरा करूँगी। मेरा काम वहाँ पर क्या है, आप लोगों को पढ़ाना या जो कॉलेज की दूसरी गतिविधियाँ होती हैं उसमें अपनी सहभागिता देना। तो इस तरीके से जो संगठन है यानी आपका जो कॉलेज है या जो उसका प्रशासन किया जा रहा है उसका उद्देश्य है शिक्षा देना। लेकिन जो उसमें काम करने वाले लोग हैं उनका प्राइमरी उद्देश्य क्या है, रोज़गार। उनको भी पैसा मिलना चाहिए अपनी ताकि वो अपना जीवन यापन अच्छे ढंग से कर सकें। और फिर सेकेंडरी आ जाता है कि वो इस ढंग से काम कर सकें कि जो संगठन का उद्देश्य है उसको पा सकें, उसको अचीव कर सकें। एंड डेफिनेटली जैसे मैंने शुरू में ही कहा था, इट इज़ एन कलेक्टिव एफर्ट, एक सामूहिक प्रयास है। जितने भी लोग, चाहे कोई सा भी संगठन हो, चाहे वो शिक्षा से संबंधित हो, चाहे वो स्वास्थ्य से संबंधित हो, चाहे कृषि से संबंधित हो, चाहे आपका स्पोर्ट्स है, यू कैन टेक एनी एग्ज़ाम्पल। कोई सा भी एडमिनिस्ट्रेशन हो, कोई सा भी ऑर्गेनाइजेशन हो, वो अपने लक्ष्य की पूर्ति तभी कर पाएगा जब सब लोगों में सहयोग की भावना हो और एक कलेक्टिव एफर्ट हो, एक सामूहिक प्रयास हो। जैसे कि मैंने अभी आप लोगों को कहा, अभी जैसे एक पत्थर वाला मैंने आप लोगों को एग्जाम्पल दिया, उसके लिए भी आप कह सकते हैं कि हाँ सामूहिक प्रयास है। या फिर अगर आप कॉलेज का एग्जाम्पल लें तो डेफिनेटली सामूहिक प्रयास इसीलिए है क्योंकि सबका उद्देश्य एक है। हम अपनी अपनी क्लासेस ले रहे हैं, अपने अपने क्षेत्र में हम
इंडिपेंडेंट है, अपने अपने क्लासेस को लेने की ज़िम्मेदारी हमारी है, जवाबदेहिता हमारी है। लेकिन कॉलेज में केवल पढ़ने पढ़ाने का काम नहीं होता ना, इसके अलावा भी बहुत सारे काम होते हैं। तो वो सब काम हम सब लोग मिल के करें, या जो पढ़ाने का भी काम है, सबके टाइम टेबल्स अलग होते हैं, किससे कैसे कोऑर्डिनेट किया जाए। आप लोगों के एडमिशन से रिलेटेड काम हो जाते हैं, आपके एग्ज़ाम से रिलेटेड काम हो जाते हैं। सो इट्स नॉट जस्ट अबाउट एकेडमिक्स, इसमें बहुत सी चीज़ें इंक्लूडेड होती हैं। और अंत में एक और चीज़ आप लोगों को बताना चाहूँगी कि इट इज़ यूज्ड फॉर अ ब्रॉडर एंड अ फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन। अगर हम प्रशासन की बात कर रहे हैं तो इसका मतलब बहुत ही व्यापक होता है, और यह केवल औपचारिक संगठनों के लिए किया जाता है। देखिए, संगठन औपचारिक और अनौपचारिक दोनों होते हैं। औपचारिक संगठन जैसे आपका हो गया स्कूल, हो गया कॉलेज, हो गया। अनौपचारिक संगठन हमारा परिवार आप कह सकते हो, समाज कह सकते हो। तो वहाँ पर प्रशासनिक बातें नहीं होती हैं। अभी घर में आपके उठने बैठने रहने सहने का तरीका अलग होता है। वहाँ पे कोई आपके ऊपर एडमिनिस्ट्रेटिव रूल्स नहीं होते हैं एज सच। आप अपनी सुविधा के अनुसार, अपने संस्कारों के हिसाब से, आपके क्या पारिवारिक स्थितियाँ हैं, कैसे आप के वहाँ पे क्या एनवायरनमेंट है घर का, उस हिसाब से हर घर का अपना एक सिस्टम होता है, एक एनवायरनमेंट होता है उनका। लेकिन अगर हम औपचारिक संगठनों की बात करते हैं तो वहाँ पर हर चीज़ औपचारिक होती है। वहाँ पर अपनी एक रूल रेगुलेशंस होते हैं। उस संगठन को स्थापित करने का एक उद्देश्य होता है, और उस उद्देश्य की पूर्ति के लिए वहाँ पे कुछ लोग काम करते हैं। और जो उद्देश्य होता है संगठन का, वो व्यापक होता है, ब्रॉडर टर्म्स में होता है। एक परिवार है तो वो कि उसकी जो भी समस्याएं होंगी या उसका जो कंसर्न होगा वो केवल एक परिवार तक, अपने परिवार तक सीमित रहेगा। लेकिन अगर हम औपचारिक संगठनों की बात करते हैं, अगर कॉलेज की बात कर रहे हैं या स्कूल की बात कर रहे हैं, तो इसका कंसर्न उससे भी ज़्यादा है। चाहे वो शिक्षा से संबंधित है, अगर हम स्वास्थ्य की बात करते हैं तो स्वास्थ्य के क्षेत्र में भी अगर कोई आप हॉस्पिटल्स हैं आप लोगों की, तो उनका जो उद्देश्य है वो ब्रॉडर है, ज़्यादा अधिक व्यापक और विशाल है। परिवार जैसे छोटे संगठन प्रशासन नहीं कहला सकते, ये मैंने आपसे कहा था। लेकिन प्रशासन का उपयोग किसके लिए हो सकता है? विश्वविद्यालय, कॉलेज, चिकित्सालय, आपका कृषि से रिलेटेड है, तो इन सब चीज़ों के लिए हम लोग प्रशासन वर्ड यूज़ करते हैं। अब जैसे मैंने कहा था कि आज की जो हमारी चर्चा है इसमें हम दो चीज़ों पर मुख्य तौर से बात करेंगे। पहला तो ये कि प्रशासन के क्या तत्व होते हैं, क्या मूलभूत लक्षण होते हैं प्रशासन के, और दूसरा मैंने आपसे कहा था कि हम ये जानने की कोशिश करेंगे कि ऐसे कौन कौन से विचारक रहे हैं जिन्होंने प्रशासन के तत्वों से संबंधित अपने कुछ सिद्धांत दिए हैं। तो सबसे पहले हम जिक्र करेंगे हेनरी फ्योल के बारे में। एक पाश्चात्य विचारक, हेनरी फ्योल एक पाश्चात्य विचारक हैं। उन्होंने न केवल एडमिनिस्ट्रेशन के लिए बल्कि ऑर्गेनाइजेशंस यानी संगठन से संबंधित भी उन्होंने कुछ सिद्धांत दिए थे। आज हम केवल प्रशासन से संबंधित ही बात करेंगे। हेनरी फ्योल के अनुसार प्रशासन के 5 मूलभूत तत्व होते हैं। उनका सबसे पहला उन्होंने कहा था कि प्लानिंग यानी योजना। आपके पास एक योजना होनी चाहिए। आपके पास ऑर्गेनाइजेशन मीन्स ऑर्गेनाइजिंग स्किल्स होनी चाहिए, एक ऑर्गेनाइजेशन होना चाहिए, एक संगठन होना चाहिए, वहीं पर तो आप प्रशासन को लागू करेंगे। दूसरा कमांड यानी आपका निर्देश देना, दिशा निर्देश देना। और नेक्स्ट है कोऑर्डिनेशन, समन्वय, जैसे कि मैंने अभी आपसे कहा था। और अंत में है कंट्रोलिंग, सी फॉर कंट्रोलिंग। यहाँ पे मैंने लिखा हुआ है लास्ट में ओ ना आके यहाँ पर सी आना चाहिए, तो आप लोग इस चीज़ का ध्यान रख लीजिएगा, वो गलती से टाइप हो गया बेटा। तो जो हेनरी फ्योल थे उन्होंने 5 मुख्य बातें बताई हैं कि प्रशासन में 5 मुख्य चीज़ें होनी चाहिए। सबसे पहली है योजना, दूसरा है संगठन, फिर है कि उस जो भी आपने प्लानिंग करी है, जो भी आपने योजनाएं बनाई हैं, या जो भी आपके संगठन का लक्ष्य है, उसको प्राप्त करने के लिए आप
जितने भी लोग वहाँ काम कर रहे हैं उनको आप दिशा निर्देश देंगे, कमांड देंगे, और जितने भी लोग काम कर रहे हैं वो सभी एक साथ प्रयास कर सकें। इसके लिए ज़रूरी है कि उनके बीच में समन्वय होना चाहिए। देखिए, समन्वय और सहयोग दो अलग चीज़ें हैं। समन्वय ये है कि किसी भी उद्देश्य को पाने के लिए जब हम कोई प्रयास कर रहे हैं तो हम सब लोग एक ही फ्रीक्वेंसी पे रह के काम करें, और सहयोग का अर्थ हमेशा समन्वय नहीं हो सकता। एक आपको एग्जांपल से समझाती हूँ। सपोज़ कीजिए आपको कल कहीं जाना है ना। मान लीजिए आपको अपनी पढ़ाई के लिए उठना, एग्ज़ाम्स आपके आ रहे हैं और आपको उठना है, और आपने प्लान कर लिया कि भी नहीं मेरे को तो थोड़ा सा जल्दी उठना है, तो आपने मम्मी को बोल दिया कि भाई मम्मी मेरे को तो ना आप 6 बजे का अलार्म लगा देना। आपने तो सिर्फ इतना बोल दिया, लेकिन वहाँ पर पापा भी बैठे हुए थे, आपके भैया भी बैठे हुए थे, आपके घर के और बड़े बुज़ुर्ग, दादा दादी, आपके कुछ भी आप कह सकते हैं कि आपके घर के 4 सदस्य और बैठे हुए थे। तो आपने तो मम्मी को बोल दिया कि अलार्म लगा दीजिए 6 बजे का। अब पापा जी ने सोचा कि पता नहीं मम्मी लगाएंगी या नहीं लगाएंगी। पापा जी ने सोचा कि नहीं 6 बजे क्या मैं 6 में 5 मिनट पहले का अलार्म लगा देता हूँ। पापा ने लगा दिया। आपके वहाँ भैया भी बैठे थे, भैया ने 5:45 का अपने आप में अलार्म लगा दिया। तो अब आप देखिए कि एक ही काम के लिए आपके जो अलार्म बजना था वो 3 अलग अलग टाइम पे बज रहा है। सब लोग आपको सहयोग करना चाह रहे हैं, एवरीबडी वांट्स टू हेल्प यू, आपकी मदद करना चाह रहे हैं कि भी नहीं आपको उठना है तो अलार्म लगा दिया जाए, लेकिन उनमें कोऑर्डिनेशन नहीं था, समन्वय नहीं था। अगर यही उनमें आपस में चर्चा हो जाती तो शायद 3 अलार्म ना लग के एक ही अलार्म लग जाता। तो ये एक छोटा सा एग्जाम्पल मैं आपको देना चाह रही थी कि सहयोग और समन्वय, आपका हेल्प और कोऑर्डिनेशन, इन दोनों में फ़र्क होता है। तो जब भी अगर हम किसी संगठन की बात कर रहे हैं और संगठन के साथ प्रशासन तो ऑटोमेटिकली आ ही जाता है, तो उस संगठन के उद्देश्यों को पाने के लिए न केवल सहयोग होना चाहिए बल्कि उनमें समन्वय होना भी बहुत अधिक ज़रूरी है। और लास्ट में है कंट्रोल, मीन्स नियंत्रण। कौन सा व्यक्ति कैसे काम कर रहा है, उसको कैसे गाइडेंस देनी चाहिए, क्या दिशा निर्देश देना चाहिए, उसके लिए ज़रूरी है कि एक कंट्रोलिंग अथॉरिटी भी होनी चाहिए। तो ये 5 चीज़ें थी जो हेनरी फेयोल ने कही। ये वही चीज़ें हैं जो मैंने आपसे डिस्कस करी थी, लेकिन इनको हम स्पेसिफिकली अलग से इसलिए डिस्कस कर रहे हैं क्योंकि कभी कभी क्वेश्चंस आ जाते हैं और कुछ चीज़ें कुछ विचारकों ने अलग ढंग से बयां करी होती है, अलग ढंग से एक्सप्लेन की हुई होती हैं, तो उसके थ्रू भी आपको जानना बहुत ज़रूरी है। तो आप हमेशा याद रखिएगा कि हेनरी फेयोल की अगर हम बात कर रहे हैं और हम बात कर रहे हैं कि हेनरी फेयोल ने प्रशासन के कौन से 5 तत्व बताए थे, तो ये 5 तत्व आप लोग याद रखेंगे। देखिए, इंग्लिश में याद करना इसलिए क्योंकि जो इनिशियल्स ऊपर दे रखे हैं वो हर एक वर्ड उस चीज़ से स्टैंड करता है। P फॉर प्लानिंग, O फॉर ऑर्गेनाइजेशन, C फॉर कमांड, C फॉर कोऑर्डिनेशन एंड C फॉर कंट्रोलिंग। इस ही सीक्वेंस में अगर आप याद करेंगे तो आपके लिए ईजी होगा। नेक्स्ट हम बात करते हैं लूथर गोलिक की। ही इज़ एन वेरी इम्पॉर्टेंट, आप कह सकते हैं कि इन्होंने जो कंसेप्ट दिया था पोस्ट कॉप का, क्योंकि जो हमारा जो पहला वाला पेपर है इसमें काफ़ी कुछ जो है शुरू के जो आपके टॉपिक्स हैं वो इस पर ही आधारित हैं, या फिर आप कह सकते हैं कि इस कंसेप्ट को अगर आप समझ लेंगे तो आप आगे की चीज़ें भी बहुत अच्छे से समझ पाएंगे। तो पोस्ट कॉप बेसिकली हर एक, जैसे आप लोग स्लाइड पे देख सकते हैं कि जो P है दैट स्टैंड्स फॉर प्लानिंग, O इज़ फॉर ऑर्गेनाइजेशन, S इज़ फॉर स्टाफिंग, D इज़ फॉर डायरेक्शन, Co इज़ फॉर कोऑर्डिनेशन, R इज़ फॉर रिपोर्टिंग एंड B इज़ फॉर बजटिंग। ये देखिए, P फॉर प्लानिंग, O फॉर ऑर्गेनाइजेशन, इस तरीके से। तो जो हिंदी मीडियम वाले बच्चे हैं वो भी वैसे तो इसको इस ढंग से ही याद करेंगे तो आपके लिए इजी होगा याद करना, समझना भी आपके लिए इजी होगा। बाकी यदि आप इसको हिंदी में भी लिखना चाहें तो लिख सकते हैं, गलत नहीं होगा, लेकिन समझने में यकीनन आपको आसानी होगी अगर आप इसको इसी ढंग से याद करते हैं। तो क्वेश्चंस कई बार आ जाता है कि पोस्ट कॉप का सिद्धांत किसने दिया, या लूथर गोलिक ने कौन सा बहुत प्रशासन से संबंधित कौन सा महत्वपूर्ण सिद्धांत दिया था। तो डेट इज़ योर पोस्ट कॉप।
यानी P इज़ फॉर प्लानिंग, जैसे मैंने आपसे कहा, यानी योजना बनाना। O इज़ फॉर ऑर्गेनाइजेशन, यानी संगठन बनाना। S इज़ फॉर स्टाफिंग, कर्मचारियों की व्यवस्था। D इज़ फॉर डायरेक्शन, डायरेक्शन यानी निर्देश देना, जो कि हेनरी फेयल साहब ने कमांड कहा है उसको, वही चीज़ लूथर गुलिप ने डायरेक्शन वर्ड यूज़ किया है। कोऑर्डिनेशन, CO स्टैंड्स फॉर कोऑर्डिनेशन, यानी समन्वय करना। हेनरी फेयल ने भी कोऑर्डिनेशन को प्रशासन का एक महत्वपूर्ण तत्व बताया था। लूथर गुलिप ने इसी में आगे कहा है कि R इज़ फॉर रिपोर्टिंग, रिपोर्टिंग यानी रिपोर्ट देना, हिंदी में रपट आप कहते हैं, तो रिपोर्ट इज़ अ वेरी कॉमन वर्ड जो हम लोग आम भाषा में बोलते हैं। और B स्टैंड्स फॉर बजटिंग, यानी बजट तैयार करना। देखिए, बिना योजना के लक्ष्य प्राप्त करना बहुत कठिन होता है। आप कोई भी चीज़ अगर चाहते हैं करना तो उसके लिए प्लानिंग बहुत ज़रूरी है, चाहे वो आपकी एग्ज़ाम्स की तैयारी से रिलेटेड हो, चाहे आप शादी में जा रहे हो, चाहे आप कोई पार्टी ऑर्गेनाइज़ कर रहे हो, बीट एनीथिंग, कोई भी चीज़ हो, उसके लिए सबसे पहले ज़रूरी होता है योजना तैयार करना। मीन्स उस कार्य को कैसे किया जाए, इसके लिए आप एक रूपरेखा तैयार करते हैं। और रूपरेखा किस चीज़ के लिए तैयार की जाती है? जिस उद्देश्य के लिए उस संगठन की स्थापना की गई है या फिर जिसके लिए प्रशासन किया जा रहा है। मीन्स प्रशासन करने के लिए प्लानिंग बहुत ज़रूरी है। प्लानिंग हेनरी फेयल ने भी पहला तत्व बताया है, और जो लूथर गुलिप महोदय हैं उन्होंने भी प्लानिंग को यानी योजना को प्रशासन का सबसे महत्वपूर्ण तत्व बताया है। अब अगर हम बात करते हैं ऑर्गेनाइजेशन की यानी संगठन की, देखिए कोई भी प्रशासकीय ढांचा होता है उसको इस प्रकार से संगठित किया जाना चाहिए कि जो कार्यों का जो विभाजन होता है या जो कार्यों का जो बंटवारा है उसको सही ढंग से किया जा सके। और संगठन जब बनाया जाता है तो हम लोग पहले से डिसाइड कर लेते हैं कि भाई हाँ, किस उद्देश्य के लिए बनाया जा रहा है, इस उद्देश्य की पूर्ति कैसे की जाएगी। जैसे प्लानिंग हम लोगों ने डिस्कस किया, किसको कौन सा काम दिया जाना चाहिए, कौन से नीति नियम व कानून होने चाहिए, ये सब चीज़ें इसमें इंक्लूड हो जाती हैं। अब जब हम प्रशासन की बात कर रहे हैं, संगठन की बात कर रहे हैं, तो उसमें काम करने वाले तो लोग ही होंगे। स्टाफिंग यानी आपके कर्मचारी, मीन्स वहाँ पे जो लोग काम कर रहे हैं उसको आप कह सकते हो कि कर्मचारियों की व्यवस्था करना। कर्मचारी वर्ग, कर्मचारियों के माध्यम से ही या जो लोग उस संगठन में काम कर रहे हैं उनके माध्यम से ही लक्ष्यों को प्राप्त किया जाता है। वही लोग उस लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए आपस में मिलजुल के काम करते हैं, उनमें सहयोग की भावना होती है, समन्वय की भावना होती है, और उनका जो कार्य करने का ढंग है वो भी उसी दिशा में आप कह सकते हो कि बढ़ता है, उसी दिशा में वो लोग कार्य करते हैं। अब इसमें क्या क्या इंक्लूड हो सकता है? आप ये कह सकते हो कि कर्मचारियों की भर्ती कैसे होगी, उनको चुना कैसे जाएगा, उनको क्या प्रशिक्षण देना चाहिए, मीन्स ट्रेनिंग क्या देनी चाहिए, उनके प्रमोशंस कैसे होंगे, ये सब चीज़ें भी हम लोग स्टाफिंग में इंक्लूड कर लेते हैं, आपके कर्मचारी वर्ग में इंक्लूड कर लेते हैं। जस्ट नौकरी देने से काम नहीं चलता, कैसे आप लोग उन लोगों का चयन करेंगे ये भी इम्पॉर्टेंट है। और जब वो उस नौकरी में आ जाते हैं तो प्रशिक्षण कैसे दिया जाए। कुछ प्रशिक्षण ऐसे होते हैं कि आप नौकरी में आने से पहले ही प्राप्त कर लेते हैं, जैसे कि कोई डॉक्टर है, अब डॉक्टर बनने के बाद ही वो हॉस्पिटल में काम करेगा तो उसकी जो ट्रेनिंग होती है वो पहले ही हो लेती है ना। और दूसरा एग्जांपल, जैसे आप ये कह रहे हैं कि मान लीजिए पुलिस में कोई भर्ती हो रहा है तो पहले उसका सिलेक्शन होगा कि भाई हाँ, इसने एग्ज़ाम पास कर लिया है, इंटरव्यू पास कर लिया है। पुलिस में जाने के लिए एक फ़िज़िकल एग्ज़ाम भी होता है, तो उसकी कद काठी ये सब भी उसका ठीक है। और उसके बाद क्या रिक्वायरमेंट होती है पुलिस सर्विसेज की, उससे संबंधित उसको ट्रेनिंग दी जाती है। तो जो प्रशिक्षण है ये दोनों तरीके का होता है, इसको हम और आगे बाद में डिटेल में चर्चा करेंगे। अब अगर हम बात करते हैं डी फॉर डायरेक्शन, डी फॉर डायरेक्शन यानी कि निर्देश देना। लोक प्रशासन का कार्य प्रशासन से संबंधित कार्यों का विश्लेषण करना, उसको एनालिसिस करना और फिर उसके बाद निर्णय लेना, और निर्णय के अनुसार ही अकॉर्डिंग टू द डिसीजंस जो एम्प्लॉयज़ हैं उन लोगों को दिशा निर्देश देना, उनको डायरेक्शन देना कि किस काम को कैसे किया जाए।
आप इसको ये कह सकते हो कि भई उनको एक मार्ग सुझाना आप कह सकते हो, अ, निर्देश देना कह सकते हो, निर्णय लेके उनको आप सूचित कर रहे हैं किसी चीज़ के बारे में, आप इसको इस ढंग से भी कह सकते हो। लेकिन डायरेक्शन का मेन उद्देश्य होता है कमांड, मीन्स क्या दिशा निर्देश दिए जाएँ किसी एक पर्टिकुलर काम को करने के लिए। नेक्स्ट है आपका कोऑर्डिनेशन। कोऑर्डिनेशन के विषय में हम लोग बात कर ही चुके हैं कि समन्वय कितना ज़रूरी है, क्योंकि जितने अधिक लोग होते हैं उतने ही ज़्यादा समन्वय की आवश्यकता होती है, और संगठन केवल एक या दो व्यक्ति से नहीं बनता, वहाँ पे बहुत सारे लोग होते हैं। सो कोऑर्डिनेशन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। छोटे स्केल पर इजीली हो जाता है, बड़े स्केल्स पर यू हैव टू मेक सम एक्स्ट्रा एफर्ट्स। अब काम क्या किया जाए, आपने जो काम किया है उसकी सूचना आप अपने उच्च अधिकारी को भी देंगे, यानी रिपोर्टिंग। इसको आप प्रतिवेदन देना भी कह सकते हैं। देखिए, इसका अर्थ होता है कि जो प्रशासकीय कार्य हो रहे हैं, मीन्स जो एडमिनिस्ट्रेटिव फंक्शंस हैं, जो एडमिनिस्ट्रेटिव वर्क है, उसमें आपने क्या किया, उसकी प्रगति से संबंधित सूचनाएं उन लोगों को देना जिनके प्रति संगठन उत्तरदायी हैं। प्रशासन की उपलब्धियां, आपकी जो अचीवमेंट्स हैं, क्या कमियां रह गई हैं, क्या प्रॉब्लम्स हैं, उससे रिलेटेड सुपरविज़न आप लोगों ने जो किया है अपने स्तर पे, और जो आपके उच्च अधिकारी कर रहे हैं उनसे रिलेटेड आपका उच्च अधिकारी अपने और उच्चतम अधिकारी को रिपोर्ट करेगा, है ना। देखिए, रिपोर्ट हमेशा अपने से उच्च अधिकारी को दी जाती है, निर्देश अपने से निम्न अधिकारी को, मीन्स आपसे जो लोअर लेवल पर है उसको दिए जाते हैं डायरेक्शंस। डायरेक्शंस आप अपने से जो ऊपर लेवल पे जो काम कर रहे हैं आप उनको डायरेक्शंस नहीं देते हैं। इट कैन बी अ रिपोर्ट और इट कैन बी अ सजेशन और एडवाइस, बट नेवर एन कमांड और अ डायरेक्शन, है ना। अब बजटिंग, सबसे इम्पॉर्टेंट एक फैक्टर जो आ जाता है वो है बजटिंग, यानी पैसे से रिलेटेड। कोई भी संगठन है, चाहे छोटे स्तर पे चाहे बड़े स्तर पे, उसको अपने लक्ष्य के प्राप्ति के लिए पैसों की ज़रूरत पड़ती है। कुछ योजनाएं ऐसी होती हैं जहाँ पे इन्वेस्ट करना पड़ता है, या बेयर मिनिमम चीज़ें भी अगर हम बात करते हैं तो भी फाइनेंस इज़ इम्पॉर्टेंट, कि भी वहाँ पर उस संगठन में जो लोग काम कर रहे हैं उनकी तनख्वाहें भी तो आप देंगे, तो आपको फाइनेंस तो देखना ही पड़ेगा। मान लीजिए कल को मैं किसी कोई ऑर्गेनाइजेशन बना रही हूँ, मान लीजिए मैं अपना कोई स्कूल ही खोल लेती हूँ, जस्ट फॉर एग्ज़ाम्पल आपको बता रही हूँ, तो मैंने तो सोच लिया कि हाँ मेरा स्कूल कैसे होगा, उसके लिए मैंने रूल रेगुलेशंस भी बना लिए, लोगों का चयन भी कर लिया, और मैंने सोच लिया कि भाई हाँ किस किस हिसाब से लोगों को मेरे को निर्देश देने पड़ेंगे, कैसे काम करना पड़ेगा, और मैं उन सब चीज़ों का ध्यान रखूँगी। लेकिन मैंने पैसे के बारे में तो सोचा ही नहीं, तो जो लोग वहाँ काम कर रहे हैं वो काम क्यों करेंगे। आप जब भी उन लोगों का चयन कर रहे हैं तो पहले ही डिसाइड तो होगा ना कि आप कितनी पे दे रहे हैं, क्या अलाउंसेस दे रहे हैं। तो मैं कितने टीचर्स को रिक्रूट कर सकती हूँ, मीन्स कितने टीचर्स की भर्ती कर रही हूँ, उससे पहले मेरे को ये देखना पड़ेगा कि मेरे पास पैसा कितना है, मेरा बजट कितना है। क्या मैं 10 टीचर्स को रख सकती हूँ, क्या मैं 2 को रख सकती हूँ, या 50 को रख सकती हूँ। ये एक बहुत ही छोटा सिंपल से एग्जांपल आपको स्कूल और कॉलेजेस का इसलिए दे रही हूँ क्योंकि जस्ट आप अभी स्कूल से निकले हैं और कॉलेज में आ रहे हैं तो आप इसको कोरिलेट कर पाएंगे। अगर हम बड़े स्तर पे बात करते हैं तो भी डेफिनेटली हम केंद्र स्तर पे, राज्य स्तर पे या जिला स्तर पे बात कर सकते हैं, और बड़े जो विभाग और मंत्रालय हैं उनकी कार्यप्रणाली से रिलेटेड बात कर सकते हैं, उनको भी हम आगे डिस्कस करेंगे। लेकिन चूँकि आपकी ये इनिशियल क्लासेस हैं, शुरू की क्लासेस हैं, तो हम पहले बेसिक कंसेप्ट्स को सीख लेते हैं। तो आज की जो क्लास थी उसमें हमने 2 मुख्य चीज़ें सीखी हैं। सबसे पहले तो ये है कि प्रशासन के क्या तत्व हैं। मैं एक बार फिर से दोहरा देती हूँ आप लोगों को, आप लोगों के लिए ईज़ी हो जाएगा कि सबसे पहले ज़रूरी है कि जितने भी लोग काम कर रहे हैं उनमें सहयोग की भावना होनी चाहिए, मिलजुल के काम करें, पहला नियम। दूसरा, जो भी प्रशासन है वह किसी विशेष उद्देश्य की प्राप्ति के लिए स्थापित किया जाता है, तो हमारे पास कोई ना कोई उद्देश्य होना ज़रूरी है। तीसरा, यह उद्देश्य मीन्स जो प्रशासन या जो संगठन का उद्देश्य है उसका उद्देश्य अलग होता है, और उस उद्देश्य में भाग लेने वाले जो लोग होते हैं उन व्यक्तियों का अपना एक व्यक्तिगत उद्देश्य होता है। तो ऑब्जेक्टिव्स ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन एंड ऑब्जेक्टिव्स ऑफ द एम्प्लॉयज़ कैन बी डिफरेंट।
एक और महत्वपूर्ण चीज़ ये है कि प्रशासन संगठित होकर काम करना का नाम आप कह सकते हो। मीन्स सबको मिलजुल के कोऑर्डिनेशन, नॉट ओनली हेल्प बट कोऑर्डिनेशन ऑल्सो। इट इज़ एन कलेक्टिव एफर्ट, सामूहिक प्रयास है। इसकी हमने शुरू में ही चर्चा करी थी। और सबसे महत्वपूर्ण ये है कि प्रशासन शब्द का जब हम इस्तेमाल करते हैं तो प्रशासन शब्द का इस्तेमाल बड़े संगठनों के लिए किया जाता है और औपचारिक संगठनों के लिए किया जाता है। इसका उद्देश्य और इसका जो आप प्रकृति कह सकते हैं वो बहुत ही विशाल और व्यापक होती है। परिवार जैसे छोटे संगठन के लिए हम प्रशासन का वर्ड नहीं यूज़ कर सकते। मीन्स वहाँ पर हम प्रशासन करें इस तरीके का हम नहीं कह सकते। लेकिन स्कूल कॉलेजों की बात अगर हम करते हैं, यूनिवर्सिटीज़ की बात करते हैं, चिकित्सालयों की बात करते हैं, तब हम कह सकते हैं कि हाँ, वहाँ पर उनका अपना एक एडमिनिस्ट्रेशन होता है, उनका एक प्रशासन होता है। और दूसरी बात कि प्रशासन के लक्षण या उसके तत्वों से रिलेटेड दो मुख्य विचारक हैं जिन्होंने अपने अपने सिद्धांत दिए हैं। एक है हेनरी फेयोल, दूसरे हैं लूथर गुलिक। लूथर गुलिक ने पोस्ट कॉप का विचार दिया है और जो हेनरी फेयोल है, जैसे आप लोग इसमें स्लाइड में देख सकते हो, उन्होंने पॉक बोलते हैं इसको, PO और 3 बार C, दैट इज़ प्लानिंग, ऑर्गेनाइजेशन, कमांड, कोऑर्डिनेशन एंड कंट्रोल। आप इंग्लिश में ही इसको याद करेंगे तो आपके लिए याद करना और इसको कोरिलेट करना आसान होगा। तो हेनरी फेयोल और लूथर गुलिक, ये दो ऐसे विचारक हुए हैं जिन्होंने प्रशासन के लक्षणों से संबंधित अपने विचार सबके सामने रखे हैं और अपनी एक अलग से थ्योरी दी है, अपनी एक अलग सिद्धांत दिया है। तो आज के लिए केवल इतना ही। आप लोग इसको वापस रिवाइज़ कीजिएगा। स्लाइड जो वीडियो है इसको दोबारा आप सुनिए, उसके बाद आप अपनी बुक से पढ़िएगा। बुक्स के नाम मैं आपको पहले ही बता चुकी हूँ। आप कोई सी भी बुक ले सकते हैं और केवल पहले इतना ही टॉपिक पढ़िए। पढ़ते ही नोट्स मत बनाइए। मैं हर क्लास में आपको बोलती हूँ 2-3 बार उसे पढ़िए और फिर आप अपने नोट्स बनाइएगा। तब तक के लिए आप लोगों से मैं उम्मीद करती हूँ कि आप लोग इसको और अच्छे ढंग से रिवाइज़ करेंगे और समझेंगे। एंड टिल देन हैव अ गुड टाइम। मिलते हैं आपसे बाद में।